गुस्से में तो आपने मेरी एक बात नहीं मानी और पूर्णिमा की शादी उस घर में कर दी, और आज जिन हालात में वो यहाँ आई है। गायत्री, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम उससे जरूर पूछो उससे कि वो ससुराल में किसी को कुछ बिना बताए यहाँ कैसे चली आई। लेकिन पूर्णिमा तो कुछ और ही बता रही है। वो बता रही है कि दामाद जी अपने पिताजी से अलग होकर कोई कारोबार करना चाहते हैं। कुछ रुपया तो उनके पास है और बाकी मदद वो हमसे चाहते हैं। ये झूठ है गायत्री, ये सच नहीं है। पिताजी, यही सच है। ये सच हो ही नहीं सकता। अभी अभी तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम उन्हें बिना बताए यहाँ चली आई हो। लेकिन पिताजी, यहाँ तक तो आपके दामाद ही मुझे छोड़कर गए हैं। क्या? हाँ, उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। बेटी, मुझे सच सच बताओ, कहीं कोई और बात तो नहीं है? और बात? और बात क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी तक रमेश को भूल नहीं पाई? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो उसी दिन उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था जिस दिन आपने जान देने की धमकी दी थी। कितने लाड़ प्यार से पाला है आपने मुझे। आपके विश्वास को मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ? और पिताजी, अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना था तो मैं शादी से पहले भी कर सकती थी, और आप मुझे रोक नहीं सकते थे क्योंकि मैं बालिग हूं। छी, ये आप किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं बेटी पर? गायत्री, अब मैं किसकी बात सच मानूं? जो ये कह रही है अगर वो सच होता तो इसके ससुर की बातों से मुझे उसकी भनक जरूर मिल जाती। तुम्हें अपनी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं है? मुझे तो इसकी एक एक बात सच लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमसे बेटी की आड़ में पैसा खींचने की ये एक चाल है उनकी। नहीं गायत्री, कमीने से कमीना और लालची से लालची आदमी भी इतना जल्दी अपना रंग नहीं बदलता। मुझे जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। पिताजी, आप मेरी बात माने या ना माने, मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि जिस तरह से आपके दामाद ने मुझे बातें बताई हैं, जिस तरह से इन लोगों का पिछले हफ्ते से बर्ताव रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि मेरे ससुर में और मेरे पति में बनती नहीं है। मैं उस घर में नहीं हूं पिताजी। मेरी तो मजबूरी यह है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे इस बात का शक उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने मुझे इस घर से विदा किया था। कोई भी बाप अपने बेटे को उस समय नहीं बुलाता जिस समय वो अपनी पत्नी के साथ हो और जो सुहाग की सेज पर बैठी हो। आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, जिस समय मैंने अपने पति के साथ अग्नि के फेरे लिए, उसी समय उसी अग्नि में रमेश की सारी यादें मैंने जला दी। आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तेरी चिंता सही है तो तेरे पिता मदद जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तू परेशान मत हो। चल, तू पहले कुछ खा ले। चल। माँ, माँ, क्या है? ठीक है, ठीक है। माँ जी, वो मैं अपने मायके आपकी इजाजत लेकर ही गई थी, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि। क्या मतलब? मैंने कुछ कहा तेरे पिताजी से? आपने कुछ नहीं कहा, पर बाबूजी ने फोन करके इसके पिताजी को बोला। नहीं बेटा, यहाँ से किसी ने कोई फोन नहीं किया। अब समधी जी अपनी बेटी से ये सब क्यों कह रहे हैं?
ये तो भगवान जाने या समधी जी जाने। माँ, सब जानते हैं कि बाबूजी और मेरी नहीं बनती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरे ससुराल में ऐसे फोन करें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाबूजी ऐसा करेंगे। अरे मैंने कहा ना, यहाँ से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब समधी जी और तेरी बीवी तेरे और तेरे बाबूजी के झगड़े को बढ़ाकर तुझे हमसे अलग करना चाहते हैं, तो और बात है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। पूर्णिमा, तुम अंदर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ। ठीक है। पूर्णिमा, माँ की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना। ठीक है, नहीं मानूंगी। अच्छा एक बात बताओ, जो काम मैंने कहा था वो हुआ? हाँ, सूटकेस में है। सुनो, माँ जी और बाबूजी लाख नाराज हो, लेकिन आपका उनसे अलग होने की बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। पूर्णिमा, तुम बाबूजी को नहीं जानती, मैं जानता हूं। ये तो पिताजी ने हम पर विश्वास करके पैसे भिजवा दिए, और अब जो कदम मैंने उठाया है मैं उसे पीछे नहीं हटाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि कितने पैसे लाई हो? 50,000। 50,000? हाँ, शादी में बहुत खर्चा हुआ था। पिताजी का हाथ भी बहुत तंग था। ये रकम भी उन्होंने कर्ज लेकर दी है। पूर्णिमा, तुम्हारे बाबूजी कितने अच्छे हैं। तुम्हें 50,000 रुपए दिए और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये अलग बात है कि 50,000 से मेरा कुछ नहीं होगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से 2-3 लाख रुपए का और इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाके काम शुरू होगा। पर तुमने जो मेरे लिए किया वो हर लड़की नहीं करती। आजकल की लड़कियां तो बस, सच कहूं पूर्णिमा, तुम बहुत अच्छी हो, सच। संतोष, संतोष, अरे संतोष, कहां चले गए? संतोष, क्या है? सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। सुन रही हो ना? तो ये खबर सुनकर तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। अरे लूट गए हम, बर्बाद हो गए। हाय राम, क्या हुआ? मैं बस के अड्डे से गुजर रहा था तो वो अपने नासिक वाले बेनी प्रसाद है ना, उनसे भेंट हो गई। हाय राम, तो क्या बेनी प्रसाद ने तुम्हें लूट लिया? अरे पूरी बात तो सुनो भाग्यवान। बैठो बैठो। ये बेनी प्रसाद की बड़ी लड़की है ना, वो अब शादी के लायक हो गई है। अगर हम बलीराम की शादी उनकी बेटी तारा से करते हैं तो दहेज के अलावा 5 लाख कैश भी मिलता है। हाय मैं मर गई, फूट गए हमारे नसीब। आप सच कहते हो जी, हम सचमुच लुट गए। अरे जो पैरों पर 5 लाख देने को तैयार हो, वो तो सोने का अंडा देने वाली सोने की मुर्गी है। हाँ, है तो वो सोने की मुर्गी, मगर यहाँ से भी कुछ आया होगा ना? कुछ खास नहीं बाबूजी, सिर्फ 50,000। क्या? सिर्फ 50,000? हाँ माँ, सिर्फ 50,000। और बाबूजी, उसके लिए भी मेरे ससुर को कर्ज लेना पड़ा। लगता है अब इन तिलों में तेल नहीं है। लेकिन अब ये 10 लाख की आसामी जो है, इसका क्या करूं? इसका क्या करना है? जाकर पकड़ लो। हाँ हाँ पकड़ लूं, लेकिन इसका क्या करे संतोष? इसका भी वही करेंगे जो पहली वाली का किया। लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझती। लेकिन छोड़ो, पहली वाली का किसी को पता चला? इसमें बलीराम की राय लेना बहुत जरूरी है। बाबूजी, आज तक मैंने आपकी बात टाली है, जो अब टालूंगा। और ज्यादा से ज्यादा होगा भी क्या, फांसी तो होगी नहीं। शाबाश बेटे। बहुत अच्छे बेटे। अब भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं शुभ कार्य।